अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस नावल की बात करेंगे वो नावल बानो कुदसिया का है। नाम है राजा गिद्ध। ये तीसरे पीरियड का वाकया है। एमए की सारी क्लास हाजिर थी। लड़कियां हमसे अगली कतार में बैठी थी। इन चोलिस्तानी हिरनियों में वो सबसे आखिरी थी। अक्टूबर का दिन था। जिस तरह भट्टी से निकलकर मकई के दाने सफेद फूले हुए बड़े और ठंडे नजर आते हैं, ऐसे ही अक्टूबर का ये दिन था, बड़ा फूला हुआ और सफेद। इससे पहले के तमाम दिन भट्टी दीदा गर्म थे, लेकिन ये दिन सफेद सफेद धूप में कुछ फूला फूला बड़ा बड़ा नजर आता था। कुछ दिनों में ये सलाहियत होती है कि वो घड़ियों के ताबे नहीं रहते, अपनी गुंजाइश और समाई के मुताबिक गुजरते हैं। प्रोफेसर सुहेल ने नई कार जैसी इस लड़की की तरफ नजरें उठाकर सवाल किया, अपना तारुफ कराइए। दाखिले के दिन से लेकर अब तक हम इसके नाम के मुतालिक कई कयाफे लगा चुके थे। चोलिस्तानी हिरनी उठी। इसने कुर्सी पर ऐसे बाजू रखा जैसे मोटरसाइकिल के सहारे खड़ी हो। सर, मेरा नाम सिमी शाह है। पहली मर्तबा तमाम तलबा अपने आप को बाकी क्लास से बाज़ाब्ता तौर पर मुतारिफ करा रहे थे। इससे पहले फरजाना, एंजिला, तैयबा और कौसर अपना तारुफ करा चुकी थी, लेकिन ये तमाम लड़कियां चेहरे मेहरे और लिबास से ऐसी लगती थी जैसे इन्होंने अखबारी कागजों पर छपे हुए नोट्स रट रट कर बीए किया हो। कौसर के अलावा इन लड़कियों के जनरल नॉलेज और इल्मी इस्तादाद कोर्स की किताबों तक महदूद थी। कौसर, हबीब और सेमी शाह हमारी क्लास की आंखें थी, जगमगाती, रोशन, दावत से भरी हुई। लेकिन कौसर हबीब मुतासिर करने से पहले बैक गियर लगाती थी, पसपा करने से पहले खुद हार जाने की आदी थी। इसके जिस्म और जहन की बनावट ही ऐसी थी जैसे बहुत खूबसूरत बल्ब रोशन हो, लेकिन बार बार बिजली का फ्यूज उड़ जाने की वजह से रोशनी में तवातर न रहे। और सिमीशा, इस वक्त इसने मोरी बंद जीन्स के ऊपर वायल का सफेद कुर्ता पहन रखा था। गले में हमायल माला नुमा लॉकेट नाफ को छू रहा था। कंधे पर लटकने वाले कैनवस के थैले में गालिबन नकदी, लिपस्टिक, टिश्यू पेपर थे। एक ऐसी डायरी थी जिसमें कई फोन नंबर और बर्थडे के दिन दर्ज थे। एक दो ऐसे कीमती पिन भी शायद मौजूद होंगे जिनमें सियाही ना होने की वजह से वो बॉल पॉइंट मांग कर लिखा करती थी। इसके सियाह बालों पर सुर्ख रंग गालिब था। अक्टूबर के सफेद दिन की रोशनी में इसके बाल आग पकड़ने ही वाले थे। वो बिल्कुल मेरे सामने थी, लेकिन हमेशा की तरह इसके कुर्ते के नीचे से बार्ड्स का इलास्टिक हुक और ऊपर जाने वाली तनाबों को देखकर मैं खौफजदा हो गया। भरी पिस्तौल से कभी मैं इस तरह खौफ नहीं हुआ। लड़कों की कतार में पहला लड़का आफताब था। जब सेमी से अपना तारुफ करवा चुकी तो आफताब उठा। अमरीकी फिल्मों का चढ़ता सूरज आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी और लय के साथ रोशन करता हुआ गर्मी फैलाता हुआ इस $6 मिलियन मैन ने भारी आवाज में कहा, मेरा नाम आफताब भट्ट है सर। मैं इस कॉलेज का ही ओल्ड स्टूडेंट हूँ। आप मुझे खूब जानते हैं सर। प्रोफेसर सुहेल ने अपनी आंखों पर से चश्मा उतार कर कहा, लेकिन तुम्हारे हम जमात शायद तुम्हें नहीं जानते। आफताब ने पहले लड़कियों की कतार पर किरणें डाली, फिर डेस्क फेंकने वालों की तरह थोड़ा पाँव पर घुमा और लड़कों को मुखातिब करके बोला, पिछले साल मैं यूनियन का सदर था। बीए में मेरे सब्जेक्ट साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी थे। मैं अगर खुद पसंदी और फिल्मों का शौकीन ना होता तो शायद बीए में टॉप करता, लेकिन मुझे फर्स्ट ना आने का कुछ खास अफसोस भी नहीं हुआ, क्योंकि जो लड़की पंजाब में फर्स्ट आई है वो मुझसे नोट्स लेकर पढ़ती रही है। वैसे मेरी रेपुटेशन वालिदैन के खौफ और अल्लाह के फजल से अच्छी है। सारी क्लास हंस दी। लड़कों में से किसी दिल जले ने नारा लगाया, मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू। तारुफ जारी रहा। 5 लड़कियां और 15 लड़के जब तारुफ करवा चुके तो फिजा, हालात, जिंदगी और नामों से बोझल हो चुकी थी। शायद इसके बाद क्लास खत्म हो जाती और जमायां शुरू होती, लेकिन इसके बाद डॉक्टर सुहेल ने मेज पर से चाक उठाया। ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा सर, बड़ी बड़ी मूछें, छोटे धड़ और बड़े बड़े बूटों वाला एक कॉमिक फिगर बनाया। फिर इसकी आंखों पर चौकोर फ्रेम की ऐनक पहनाई, फरियाद के अंदाज में फैले हुए बाजू खींचे और नीचे लिखा, इट इज मी डॉक्टर सुहेल, मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा। ब्लैक बोर्ड पर तस्वीर बनाने वाला प्रोफेसर हमसे बामुश्किल 5-6 साल बड़ा था, लेकिन इसके पास एक ऐसा हंटर मौजूद था जो शेरों को सुधारने वाले इस्तेमाल करते हैं। इसे कभी कोर्स पढ़ाना न आया, लेकिन वो जहनों का जोडिस खेलना जानता था। नजरियात की कुश्ती कराना इसका महबूब मशगला था। अपने शागिर्दों की खोपड़ियां खोलना और खाली पाकर इन्हें जूं की तू बंद कर देना इसे जी से पसंद था। सिली हुई जबानें आजाद करा के तोते की तरह बातें कराना और रेडियो की मुसलसल जबान बोलने वालों को चुप कराने का फन भी सिर्फ इसे आता था। खूब आजादी बरतता और हर तरह की आजादी देता। कोई बात कभी उसे शौक न कर सकी। सोशियोलॉजी के साथ साथ इसे दुनिया का हर सब्जेक्ट आता था।
اسی لیے اس کی موجودگی میں فضا تعلیمی تصنع سے ہمیشہ پاک رہتی اور طالب علم ایک دوسرے کے تشخص میں غلطیاں نہ کرتے۔ پروفیسر سہیل نے اپنی گدی پر دایاں ہاتھ رکھا اور میز پر ذرا سا چونترا جما کر بولا، میں عمر اور تجربے میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ بڑا نہیں ہوں، لیکن چونکہ میری شادی نہیں ہوئی اس لیے مجھے پیار کرنے کے لیے صرف کتابیں ملی ہیں۔ ابھی تک میرا پیشن کتابیں ہیں۔ کلاس میں کبھی کبھی آپ لوگ کچھ ایسے سوال بھی کریں گے جن کا جواب مجھے نہیں آتا ہوگا، اور میں بدقسمتی سے اتنا متکبر ہوں کہ سب کچھ برداشت کرتا ہوں، کسی اور کی علمی برتری برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے آئی وارن یو، جب تک آپ میری کلاس میں رہیں ہمیشہ مجھے گرو سمجھیں، میرے علم کو زیادہ مانیں۔ کبھی کبھی یہ بالکل شیلو ہوگا، آپ خود بات کی تہ کو بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن مجھے اس بات کا احساس دلا کر آپ کو نقصان ہوگا۔ میری چھاتی چھوٹی ہو جائے گی، میں اپنی وسکرز منوا دوں گا اور میری بیلٹ ڈھیلی ہو جائے گی۔ کون چاہتا ہے کہ میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاؤں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ سوائے آفتاب کے کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ بھلا مسٹر آفتاب، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں احساس کمتری میں مبتلا ہوں؟ آفتاب نیزے کی طرح سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سر، اس لیے کہ آپ پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ہیں، صرف ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہوں میں سب سے اونچا کہا پروفیسر سہیل کا تھا۔ اب کمرے میں تسلیس بن گئی۔ لڑکیوں کی قطار کے آخر میں سیمیشا، لڑکوں کی ٹکڑی کے سرے پر آفتاب بٹ اور ان دونوں کے نقطۂ اتصال پر پروفیسر سہیل۔ گفتگو ان تینوں کے درمیان جاندار سرکٹ کی طرح چلنے لگی۔ ہنسی کے ختم ہونے پر پروفیسر سہیل پھر میرے پاس فی الحال موٹر سائیکل ہے، کسی لڑکے کو ضروری کام ہو تو وہ مجھ سے چابی مانگ سکتا ہے، لیکن جو وعدے کے مطابق موٹر سائیکل واپس نہیں کرے گا وہ دوبارہ اپنے اس حق کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی لڑکی بس سٹاپ پر کھڑی ہو اور ہاتھ دے کر مجھے روکے میں اسے لفٹ دوں گا، لیکن اگر وہ مجھے موٹر سائیکل موڑنے کو کہے گی تو میں اسے اتار دوں گا۔ اب آپ سب مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور کس حد تک؟ پین؟ ایک طرف سے آواز آئی۔ سائیکل؟ کبھی کبھی۔ ٹیشو پیپر؟ ہمیشہ۔ نوٹس؟ امتحان کے بعد۔ لپسٹک؟ سیمیشا بولی۔ فلائنگ کس؟ آفتاب نے جواب دیا۔ گڈ، ویری گڈ۔ مجھے پتا چلا کہ ہماری سوشیالوجی کی کلاس کا GNP کافی ہے اور ہم اس پر اعتماد کر کے آسانی سے آگے چل سکتے ہیں۔ بائی دا وے، کیا آپ لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ فرد اور معاشرے کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ فرد کی آزادی بڑی ضروری چیز ہے، لیکن کیا کبھی یہ بھی ممکن ہوگا کہ معاشرہ بھی اپنی تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہو جائے اور پھر بھی قائم رہے؟ اب پروفیسر کی شکل بوڑھی ہو گئی، اپنے موٹر سائیکل جتنی پرانی۔ ہمیں معلوم بھی نہ ہو سکا کہ لیکچر شروع ہو گیا ہے۔ پروفیسر سہیل بڑی چابک دستی سے فرد اور معاشرے کے باہمی ربط کو زیر بحث لا رہا تھا، لیکن کچھ ایسے باری باری گیند ہم سب کے کورٹ میں پہنچتا کہ ہم اپنی پوری ذہنی قوت کے ساتھ اسے پروفیسر کے کورٹ میں لوٹا دیتے۔ دیکھتے دیکھتے چہرے تمتمانے لگے، آوازیں تیکھی ہو گئیں، ہاتھ ہوا میں چلنے لگے۔ لڑکیاں جو نماز نیت کر بیٹھی ہوئی تھیں سوئے کے ساتھ برف توڑتی نظر آنے لگی۔ بات فرد اور معاشرے سے ہو کر اب دور جا نکلی تھی، اور ہم سویڈن، تھائی لینڈ، روڈیشیا، میکسیکو، یوگینڈا کے مختلف معاشروں کا تقابل کرتے کرتے کبھی فرد کی محرومی کے متعلق سوچ رہے تھے اور کبھی معاشرے کی بے چارگی پر افسوس کر رہے تھے۔ پھر سیمیشا اٹھی اور بولی، سر آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر معاشرہ آئیڈیل ہو تو پھر کیا کوئی فرد کبھی خودکشی کر سکتا ہے؟ پروفیسر نے اپنے چھتے جیسے سر میں انگلیاں ڈبوئیں، پھر سوال کو لڑکوں کی قطار میں پھینک دیا۔ لڑکوں کی قطار سے جب کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا تو پروفیسر نے کہا، دراصل خودکشی ایک سمپٹم ہے۔ کسی معاشرے کے اندر اگر کوئی بیرومیٹر فٹ کیا جائے تو خودکشی اس کا آخری درجہ حرارت ہوگا۔ افسوس مس شاہ، ابھی کوئی آدرشی سوسائٹی ایسی نہیں بن سکی، اس لیے ہم تجربہ نہیں کر سکتے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ سوسائٹی کا پریشر پاگل پن کو جنم دیتا ہے اور پاگل پن ہی خودکشی کا باعث ہے۔ اس کے بعد وہ ڈر خائم کے حوالے سے دیر تک بات کرتا رہا۔ ہم سب ایسی عمر میں تھے جب خودکشی سے ایک روحانی اور رومانی وابستگی پیدا ہو جاتی تھی۔ ایسی وجوہات کا جائزہ لیا گیا جن کی وجہ سے فرد خودکشی پر مائل ہوتا ہے، اقتصادی، معاشرتی، شخصی، ذاتی اور جبلی وجوہات۔ بالآخر بات خودکشی تک کھسک کر دماغی امراض اور پاگل پن کی طرف مڑ گئی، کیونکہ خودکشی نتیجہ تھی، وجہ نہیں تھی۔ اصلی وجہ وہ دیوانہ پن تھا جس کی وجہ پر انسان کئی احمقانہ
اقدامات اٹھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ اینجلا شروع سے آخر تک خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پروفیسر سہیل کے ساتھ ساتھ فرزانہ، طیبہ اور کوثر بھی گرمجوشی سے بحث میں حصہ لے رہی تھیں، لیکن یہاں پر ان کی بولتی بند ہو گئی۔ پروفیسر سہیل بولا، آپ لوگوں نے فرد اور معاشرے کی کشمکش کو بہت خوبی سے سمجھا اور بہت سے صحیح نتیجے اخذ کیے ہیں۔ مس فرزانہ ٹھیک کہتی ہیں کہ معاشرے کا پھندا جب فرد کی گردن پر بہت تنگ ہونے لگتا ہے تو کبھی کبھی فرد کی موت سے پہلے خود اپنے فیصلے پر مرنا پڑتا ہے۔ کوثر نے خودکشی کی ان گنت وجوہات کو ایسے بیان کیا کہ اس میں ایک نئی دریافت کی سی تازگی پیدا ہو گئی، لیکن اب میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ سوچیں خودکشی کا، جسے آپ سب متفق طور پر پاگل پن کی ایک معکوس شکل سمجھتے ہیں، اس پر غور کریں۔ خودکشی پر نہیں، پاگل پن پر، وجہ پر، نتیجے پر نہیں۔ پاگل پن کی اصلی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، پاگل پن جس قدر ششدر کرنے والی حالت ہے، اسی طرح پاگل پن پیدا کرنے کی وجہ کو بھی حیران کن ہونا چاہیے۔ اب ہماری لڑکوں کی ٹیم اس بحث میں لنگوٹے کس کر داخل ہوئی۔ پاگل پن کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو فنکشن وجہ ہو سکتی ہے سر، کہ بچہ پیدائشی طور پر نامکمل ہو۔ دوسری وجہ نفسیاتی ہو سکتی ہے، اور گہرا دیکھیے ان وجوہات کے علاوہ شاید کوئی اور وجہ بھی ہو۔ اب تک آفتاب نے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا تھا۔ یہ کشمیری بچہ سفید رنگ کی پیکنگ میں برتھ ڈے گفٹ کی طرح سجایا پڑا تھا۔ آفتاب کی یہ عادت بعد میں ہمیں پتہ چلی کہ جہاں مسکراہٹ سے کام چل جاتا وہاں ایک لفظ ضائع نہ کرتا، جہاں لفظ سے اندھیا پورا ہو جاتا وہاں وہ جملے کو استعمال نہ کرتا، جہاں مختصر بات کافی ہوتی وہاں وہ لمبی بحث میں نہ پڑتا۔ وہ عموماً پوائنٹس میں بات کرنے کا عادی تھا، انگلیوں پر گنتا جاتا، 1، نمبر 2، نمبر 3، اور زیادہ وقت اسے نمبر 3 سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایم اے کی کلاس میں یہ آفتاب کی سب سے لمبی گفتگو تھی۔ آفتاب اٹھا، اس نے اپنے دونوں بازو سلیب کی طرح اٹھائے۔ آدھی آستین والی قمیص میں اس کے دونوں بازو سنہری گھاس سے اٹے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی اس کے براؤن آنکھوں میں چمکتے شہد جیسی روشنی پیدا کر رہی تھی، اور اس وقت وہ اولمپک کھیلوں میں آگ کی مشعل اٹھانے والے کھلاڑیوں کی طرح خوبصورت، کنوارا اور مقدس نظر آ رہا تھا۔ شاید اسی لمحے سیمی نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی کی اور دیوانی ہو گئی۔ پاگل پن ہمیشہ ناآسودہ آرزوؤں سے پیدا ہوتا ہے سر، اور ناآسودہ آرزوئیں ان ٹیبوز سے جنم لیتی ہیں جو ہر کلچر میں موجود رہتی ہیں۔ جس کلچر میں ماموں زاد بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، وہاں ماموں زاد بہن کے عشق لا حاصل سے دیوانگی پیدا ہو سکتی ہے۔ فرائیڈ سے مستعار لینے کا شکریہ، سیمی نے کینچی جیسی تیکھی انگریزی میں کہا۔ محترمہ، پاگل پن کی یہ وجہ میں نے ریپریشن سے نہیں لی۔ میں جس پاگل پن کا ذکر کر رہا ہوں وہ میر تقی میر کا پاگل پن ہے، فرہاد کا پاگل پن ہے۔ پروفیسر سہیل تو دیوانے پن کی ایک سائیڈ دکھا رہے تھے، خودکشی اور موت۔ میں دوسری سائیڈ پیش کر رہا ہوں، جہاں پہنچ کر دیوانہ پن مقدس ہو جاتا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ فتح کر لیتا ہے، دودھ کی نہریں بہا دیتا ہے۔ کسی لڑکے نے پیچھے سے نعرہ لگایا، بیٹھ جاؤ جناب فرہاد صاحب۔ آفتاب نے پیچھے قہر کی نظریں ڈالی اور بیٹھ گیا۔ ڈیٹس پوائنٹ۔ پروفیسر سہیل کی آنکھیں چمکنے لگی۔ یعنی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاگل پن دو قسم کا ہے، ایک مثبت، ایک منفی۔ ویری گڈ۔ اب اس مہینے آپ سب کی یہ اسائنمنٹ ہوگی کہ آپ مجھے ایک نہ ایک وجہ ایسی بتائیں جس سے فرد میں پاگل پن پیدا ہوتا ہے۔ یہ وجہ جبلی نہیں ہونی چاہیے، انوائرمنٹل نہیں ہونی چاہیے، کوئی بالکل انوکھی وجہ، خواہ بالکل احمقانہ کیوں نہ ہو، کوئی صوفی نظریہ، کوئی آفاقی نظریہ، لیکن بالکل نئی وجہ ہونی چاہیے۔ میں سب سے سر پھرے جواب پر سب سے زیادہ نمبر دوں گا۔ کلاس میں شور مچ گیا۔ سر، دیوانے پن کی صرف ایک وجہ ہے، ماحول ماحول ماحول۔ ایک طرف سے آواز آئی۔ سر، انسان میں پیدائشی نقص ہوتا ہے، بایولوجیکل ریپریشن۔ سر، مانے نہ مانے کوئی، اصل پاگل پن کی صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ، عشق لا حاصل، عشق لا حاصل، عشق لا حاصل، عشق لا حاصل۔ بھنگڑا ڈالنے کے انداز میں آفتاب کرسی پر چڑھ کر چلایا۔ آرڈر آرڈر، پروفیسر سہیل نے کہا۔ دوستو، میری انکریمنٹ کا سوال ہے، اگر تم لوگ ایسے شور مچاؤ گے تو کالج والے میری رپورٹ کر دیں گے پرنسپل صاحب کے پاس، اور میری تبدیلی مظفر گڑھ کرا دیں گے۔ اس کے بعد بحث بے پتوار کی کشتی بن کر چلنے لگی۔ کلاس کے کسی ذہین نوجوان نے گروپ شادی اور حشیش کا قصہ چھیڑ دیا۔ پھر مغرب کی آزاد روی سے بات نیگرو مسئلے کی طرف چلی گئی۔ سویڈن میں ایسے سینا کے ریفیوجی مسائل، ریڈ انڈین اور ان کے جادوگروں کی باتیں،
नौ आबादियात और जमहूरियत के बखेड़े, जापान और इसकी इंडस्ट्रियल कामयाबी, रूस का पलटता हुआ कम्युनिस्ट निजाम, जो भी बात किसी को मालूम थी उसने की। लेकिन सैमी शाह को कुर्सी पर खड़े आफ्ताब के इश्क ला हासिल ने सर कर लिया। वो गुलबर्ग की साख्ता थी। इसकी सारी उम्र कॉन्वेंट स्कूलों और कॉलेजों में गुजरी थी। अपने खाली औकात में वो अंग्रेजी मौसीकी सुनती, टाइम और न्यूज वेक पढ़ती, टीवी पर अमेरिकी सीरीज देखती। इसकी वार्डरोब में गिनती के शलवार कमीज थे। वो शैम्पू, हेयर स्प्रे, टिश्यू पेपर, कोलोन और सेंट स्प्रे के बलबूते पर सिंगार करती थी। इसने कभी लोटे और बाल्टी से गुस्ल न किया था। बैक बुर्श और शावर से नहाने वाली इस दख्तर गुलबर्ग को ना जाने क्या हुआ कि एक कश्मीरी बच्चे से, और वो भी अंदरून शहर के रहने वाले से, जब वो इश्क ला हासिल का नारा लगा रहा था, मात खा गई। इससे पहले सैमी शाह और आफ्ताब कनखियों से एक दूसरे को देखते रहे थे। एडमिशन फीस दाखिल करवाते वक्त बरामदे में आते जाते, लेकिन इस तीसरे पीरियड में इन दोनों की निगाहों में पहले इस्ताजाब उभरा, फिर पहचान पैदा हुई। एक ही सेशन में सब कुछ एतराफ में बदल गया। क्लास के बाद वो दोनों उठे, एक अनजानी कुव्वत के तहत साथ साथ चलने लगे। बाहर निकलकर सैमी शाह कुछ कहे बगैर आफ्ताब की मोटरसाइकिल पर बैठ गई। आफ्ताब ने सवाल न किया कि इसे कहाँ जाना है। वो दोनों किसी फिल्मी मंजर की तरह आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर फीड आउट कर गए। तारुफी तकरीब में 3 अफराद ने मेरा पटड़ा किया। आफ्ताब जिस्म के एतबार से बिल्कुल यूनानी था। अगर वो क्लास में मौजूद ना होता तो शायद मेरा चिराग सबसे रोशन होता। एक खास किस्म का बुग़्ज़, हसद और अल्लाह वास्ते का बैर मुबर्रे दिल में इसके खिलाफ पैदा हो गया। दूसरा धक्का मुझे प्रोफेसर सुहेल से लगा। इससे पहले मैं हमेशा ऐसे प्रोफेसरों से पढ़ा था जिन्होंने कई साल पहले कोर्स की किताबों से नोट बनाकर रखे हुए थे। हर साल वो इन्हीं मुख्तसर नामचों के बलबूते पर पढ़ाते आ रहे थे और पेंशन मिलने तक इनकी तालीमी इस्तादात बढ़ने के इम्कानात सिफर थे। जो नजरियात इन्होंने सर्विस के शुरू में मरतब कर लिए, इनको बदलना या इनमें तरमीम करना मुमकिन न था। स्कूल में हम मास्टर गुलाम रसूल की परवरिश में रहे। इनकी दाढ़ी, जबान की घनगरज और वो मेज कभी तब्दील न हुई जिस पर वो क्लास में आते ही अपनी छड़ी रखते थे। इनकी दाढ़ी हमेशा कासनी माइल सियाह कज़ाब से चमकती नजर आती। जिस तरह थानेदार मुलजिम को लंबा डालकर माँ बहन की गालियां देते हैं, ऐसे ही वो हमें बेंच पर खड़े करके हमारी इज्जत अफजाई किया करते थे। इनकी आवाज का वॉल्यूम कंट्रोल खराब था और सिर्फ ऊंचे सुरों पर काम कर सकता था। गर्मियां सर्दियां इनकी वही बलदार सियाह छड़ी मेज पर नजर आती। छड़ी तक हमारी रसाई न थी, इसलिए हम मेज से बदले लिया करते थे। प्रकार से गोद गोद कर नुक्तों की शक्ल में इसके चारों टांगों पर कई गालियां कुंदा थीं। लेकिन ये मेज बदसलूकी के बावजूद और मास्टर साहब हमारी बद्दुआओं के बावस्फ कभी अपनी जगह से न टले। और अगर इनके मुंह से निकल जाता कि जंगे आज़ादी 1947 में हुई थी, तो फिर तमाम किताबों की तस्दीक के बावजूद वो अपनी राय बदलने पर रजामंद न होते। उनकी इस अटल खासियत की वजह से इनके तमाम शागिर्द डरपोक, घने और बुजुर्ग दुश्मन थे। मास्टर गुलाम रसूल मुगल बादशाहों की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त न कर सकते थे। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक तमाम शाह इनके हीरो थे। अगर इनके अहदे हुकूमत या जात में कोई कोताही किसी को नजर आती तो वो बिलबिला उठते। नुक्ताचीनी करने वालों को दलाइल देकर कायल करने की इनमें सलाहियत न थी। ऐसे में इनका वॉल्यूम कंट्रोल खुलता जाता और वो दलील की जगह चिंगाड़ से अगले को कायल कर लेते। नवी जमात के शुरू में कहीं से तोज़क जहांगीरी मेरे हत्थे चढ़ गई। मैं सारा दिन हम जमातों को इसके वाकयात सुनाता न थकता। गो में मास्टर गुलाम रसूल की जहनियत से वाकिफ था, लेकिन नई नई जवानी चढ़ी थी, अनाप फन उठाए खड़ी थी। मैंने हम जमातों पर अपना रोब डालने के लिए एक रोज क्लास में जोरत से कहा, मास्टर जी आपने तोज़क जहांगीरी पढ़ी है? जब तू अभी थोड़ा थोड़ा मूतता फिरता था तब मैंने इसको पढ़ा था। बैठ जा और ज्यादा इल्मियत न बघारा कर क्लास में। मास्टर जी, मैंने जरा सी और कोशिश के बाद कहा, क्या है? इसमें कुछ ऐसे वाकयात दर्ज हैं जिनको पढ़कर एहसास होता है कि बादशाह जहांगीर कुछ ऐसा रहमदिल नहीं था। मास्टर गुलाम रसूल ने चाक का टुकड़ा उड़ियल मेज पर मारा। नूरजहां से शादी की, ये रहमदिली नहीं। कोई बादशाह किसी दो हाजों से शादी करता है? इसको कमी थी कंवारियों की? बोल बता, ये रहमदिली नहीं तो और क्या है? बता। मास्टर जी और मैं मुख्तलिफ पैमानों से रहमदिली को नापते थे। जहांगीर ने एक मुलजिम को मास्टर जी बकरे की खाल में बंद करवा के ऊपर से खाल सिलवा दी थी। मुलजिम था ना, कोई बेगुनाह तो नहीं था।
सजा हमेशा बेहतरी के लिए दी जाती है। अब मैं तुमको मारता हूँ तो क्या इसका फायदा मुझे होता है बताओ? सारी सजा मुलजिम के फायदे के लिए होती है। लेकिन मास्टर जी, जो बकरी की खाल में सिलवा दिया गया इसको क्या फायदा हुआ? बैठ जा और बहसी न जाया कर अपने बड़े भाई मुख्तार की तरह। मतलब हो ना हो बैसी चला जा रहा है, बोले जा रहा है। खैर से मूछें आ जाएं सीधी पदरी तो बात करेंगे जहांगीर आजम की। वो सिकंदर आजम की तरह हर मुगल बादशाह के साथ आजम लगाने के आदी थे। अपनी मूछों के सिलसिले में पहले ही मैं कुछ शर्मसार रहता था, इसलिए मैं चुपचाप बैठ गया। लेकिन इल्मियत बघारने वाले लड़के ने मेरे अंदर कहीं बगावत कर दी। तालीम और तदरीस की बड़ी बदनसीबी यह है कि आम उस्ताद अमूमन औसत दर्जे का शख्स होता है और वह ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर लकीर के फकीर किस्म की बातें सोचता है। इसे ज़ब्तो नज़्म से, मिडिल क्लास लोगों से और पढ़ाकू तलबा को पढ़ाने से प्यार होता है। लेकिन सारा दिन वो बड़ी कद आवर शख्सियतों और उनके कारनामों की तालीम देता है। ऐसे लोग जिन्होंने कभी मुआशरे के साथ मुताबिकत ना की, आम तरीन होते हुए, और ऐसे लोगों की तालीम आम करता है जिनकी सतह पर वो सोच भी नहीं सकता। इसका अपना किरदार बच्चों को आम बनाने पर मुअस्सिर रहता है और इसकी तालीम बच्चों को खास होने पर उकसाती रहती है। स्कूल से भाग जाने वाले बच्चों की जगह स्कूल में नहीं होती, लेकिन ऐसे ही बागी बच्चों को बेंच पर खड़ा करके हमेशा इन अजीम शख्सियतों की रोशन मिसालें दी जाती हैं जो खुद स्कूलों से भागे थे। हर गुलाम रसूल बच्चों को जैनिसी की किताबें पढ़ाकर आम बनाने की कोशिश करता रहता है और यही तालीम का सबसे बड़ा अलमिया है। खास लोगों की तालीम और आम लोगों की दादागिरी। मेरे दिल के बेंच पर भी मास्टर गुलाम रसूल के साथ कई कद आवर शख्सियतें खड़ी थीं। इसी तजाद के बायस में उम्र में बढ़ने के बावजूद अंदर से न बढ़ सका और मेरी शख्सियत इस दरख्त जैसी हो गई जिसे ज़ेबाइश के लिए जापान में पाला जाता है, जो सालों पुराना होता है लेकिन जिसका कद एक हद से आगे नहीं बढ़ सकता। मैं इसीलिए इस कदर मोहतात था कि कभी कभी बेअमल हो जाता। तज्जिए की हद तक तो ठीक है, लेकिन अमली जिंदगी में भी सीधे रास्तों की बजाय मैं पगडंडियों पर आवारा कुत्तों की तरह सरगर्दा रहता। मुझे किसी ऐसे गुरु की तलाश थी जो मुझे खींच तान कर अपने इल्म जितना बड़ा कर दे। लेकिन स्कूल के बाद एक और मास्टर गुलाम रसूल मिल गए। इनसे मेरी मुलाकात बीए के पहले साल में हुई। प्रोफेसर तनवीर हमेशा फॉरन सिगरेट पीते। उनके 3 पीस सूट बेदाग होते, चेहरे पर मोटे शीशों की ऐनक होती। क्लासों के अलावा वो हमारा ट्यूटोरियल भी लेते थे। उन्होंने भी अनगिनत किताबें पढ़ी थीं। उनका मुतालिया मुझे मरगूब करता था। क्योंकि मेरी अव्वलीन तालीम देहाती थी, इसलिए मैं फ्यूडल निज़ाम पसंद करता था। वो पक्के सोशलिस्ट थे। थ्योरी की हद तक वो माशरे की हर मुसीबत को दौलत के गलत बांट से मंसूब करते। बीए के पहले साल में इन्होंने मुझे मुंह के बल गिरा लिया, लेकिन एक साल इनका साया बना रहने के बाद मुझे पता चला वो एक और किस्म के मास्टर गुलाम रसूल हैं। वो दिल से सोशलिस्ट थे, लेकिन सिर्फ किताबी तौर पर। इनका रहना सहना, मिलना मिलाना, जिंदगी बसर करने की छोटी छोटी जुज़वियात किसी फ्यूडल लॉर्ड की सी थी। मुश्किल ये थी वो ना अपने सोशलिस्ट नजरिए पर तनकीद बर्दाश्त करते थे, ना अपनी तर्ज जिंदगी पर। अगर कोई तजाद इनके शागिर्दों की नजर पड़ जाता और वो इस पर राय दे देते तो प्रोफेसर तनवीर सख्ती के साथ उस आजादी राय की सरगोबी करते जिसके वो प्रचारक थे। बीए फाइनल के इम्तहानों से कुछ दिन पहले की बात है। वो हमें क्लास में सिगरेट पीने की इजाजत देकर अपने रोशन ख्याल होने का सबूत दे रहे थे। मैं खड़ा होकर बोला, सर एक बात है, सिगरेट मत बुझाओ, हम दोस्त हैं, पूछो और बैठे रहो। आप हमें रोज बताते हैं कि रुपया थर्ड वर्ल्ड जिल्लत की जड़ है, फिर आप अपनी कार बेचकर मामूली मोटरसाइकिल क्यों नहीं खरीद लेते? अभी मैं पुख्ता नहीं था और नहीं जानता था कि आम तौर पर कौल और फेल तजाद से बड़ी कद आवर शख्सियतों का खमीर बना होता है। प्रोफेसर तनवीर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, ये बिल्कुल पर्सनल सवाल है, बैठ जाओ और याद रखो तुम कस्बाती लोगों के मैनर्स बहुत कमजोर होते हैं। बेवकूफ गधे, अगर मैं कार बेच दूं तो कॉलेज कैसे आऊं? मेरी अना को सख्त धक्का लगा, इसलिए बहस को अब छोड़ना मेरे लिए भी आसान न था। मैंने प्रोफेसर तनवीर को जिच करने के लिए कहा, साइकिल पर सर, साइकिल पर। इंसान को आवाम में मिले रहना चाहिए। ये स्पेस एज है गधे आदमी, हर काम में वक्त बचाना पड़ता है और तुम मुझे साइकिल सवार बना रहे हो। लेकिन सर चीन में भी तो स्पेस एज है, वहाँ के लोग एक दानिश्वर इंटेलेक्चुअल साइकिल पर आए जाए और तुम्हारे बिजनेसमैन, कारखानेदार 2 कौड़ी के 9 दौलतिये कारों पर घूमे। मर मर कर तो जगह मिली है माशरे में, बरसों की जद्दोजहद के बाद ग्रेड बढ़े हैं, हम भी इज्जतदार जिंदगी बसर करने के काबिल हुए हैं। लेकिन सर आपके नजरियात के मुताबिक तो सोसाइटी में कोई तबका नहीं होना चाहिए जिससे इज्जत बेइज्जती का सवाल पैदा हो। अब प्रोफेसर के मुंह से झाग उड़ने लगी। वो दोनों बाजू लहरा लहरा कर बोले,
बोले, बैठ जाओ बैठ जाओ। मेंढकी खोपड़ी 2.5 इंच की होती है और इसमें मार्क्स के नजरियात बिठाना चाहते हैं। भाई मियाँ पहले टाई की नाट बांधना सीखो, फिर इधर आना इन बातों की तरफ। मैं अपनी टाई की नाट हथेली में छुपाकर बैठ गया। प्रोफेसर तनवीर को खोपड़ियां खोलने का अमल नहीं आता था। वो किसी को ऐसे तालीम देने के अहल ना थे जो नजरिए और अमल का फर्क कम कर दे। लेकिन प्रोफेसर सुहेल ऐसा छुपा हुआ कागज नहीं था जिस पर मजीद कुछ लिखा ना जा सके। वो तो स्लेट की मानंद था, लिखा मिटाया फिर लिख लिया। किताबों से इसका शगफ देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। मुझे भी अरसा से किताबों की रफाकत नसीब थी, लेकिन किताबों ने मुझसे जिंदगी की हल्की तरफ को पोशीदा कर दिया। मैं महसूस करता था कि किताबों से मोहब्बत करने वाले अमूमन जिंदगी की इस अहम सिमत को भूल जाते हैं। वो इस कदर संजीदा हो जाते हैं कि मजाक मुकम्मल तौर पर इनकी जिंदगी से निकल जाता है और लंबा जुब्बा पहनकर सारा वक्त पढ़े हुए नजरियात की लाठी से दूसरों की पिटाई में मसरूफ रहते हैं। प्रोफेसर सुहेल मुख्तलिफ और अजीब था। मेरी शख्सियत पर किसी न किसी गुलाम रसूल ने अपनी मुहर लगा रखी थी। इसलिए बच्चे की तरह सादा, किसी गंवार की तरह मुतहय्यर और किसी मस्खरे जैसे हंसूड़ प्रोफेसर सुहेल को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। तारुफी क्लास में ही मुझे अपनी इल्म दोस्ती से गिला पैदा हो गया। महात्मा बुद्ध के धामा पाधा से लेकर मौजूदा दौर के ताज़ा तरीन इल्मी पैरासाइकोलॉजी तक मुझे जो कुछ पेश आया था, इससे उकताहट पैदा हो गई। काश मैं भी सादा स्लेट होता, पिछला लिखा हुआ मिटा सकता और प्रोफेसर सुहेल की दी हुई असाइनमेंट को इसी ताजगी से लिख सकता जिसकी वो हमसे तवक्को रख रहे थे। हालांकि अभी मैंने मजमून नहीं लिखा था, लेकिन अभी से इन्हें मायूस करने का दुख मुझे था। आफ्ताब के हुस्न पर प्रोफेसर सुहेल के इल्म के आगे घुटने टेकने के बाद मैंने तीसरा सजदा सेमी शाह को किया। गालिबन इसमें इस कल्चर की जीत थी जो देहाती लोगों को मुयस्सर नहीं आता। मैंने इससे पहले इतनी मुकम्मल शहरी लड़की नहीं देखी थी। इसे देखकर मैं इश्तहारों की दुनिया में पहुंच गया और वो मुझे हवाई सफरों पर बादलों से ऊपर ले गई। इसका लबो लहजा, लिबास, उठना बैठना, जिस्म से उठने वाली खुशबू सब इस बात की गवाही थी कि वो मुझसे ज्यादा मुहज्जिब है। अब मेरी अना का यही मसला था कि मैं इस लड़की को पछाड़ दूं और इसे अपनी देहाती बैकग्राउंड में घसीट कर ले जाऊं, जहां वो मेरी वजह से पिछाड़ खा कर गिरे और मुकम्मल तौर पर देहाती हो जाए। फिर इसके सुबह शाम माँ की तरह लस्सी पीते, दूध दोहते, चरखा काटते और बड़ी बड़ी हांडियों में साग पकाते हुए सर्फ हों। शायद हर मर्द के अंदर ये आरजू होती है कि वो हर औरत को इसकी पटड़ी से उतारे और अपने रास्ते पर लेकर चले। अब ये और बात है कि आफ्ताब मुझसे पहले ही सेमी शाह को मोटरसाइकिल पर बिठाकर रुखसत हो गया था और अंदरून शहर के कल्चर पर उर्दू में पहला लेक्चर दे रहा था।